अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की ये वीडियो बनाने का पर्पज़ एक स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन है कि ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है और आपने प्रेजेंटेशन की अगर प्रिपेयर करनी है तो आपने कैसे आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो आपको ट्रेपेजोइडल रूल जो है उसकी तमाम तफसील जो है वो पता आनी चाहिए। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सीखनी ज़रूरी हैं। वो ये है कि हमें पता हो कि ट्रेपेजोइडल रूल बेसिकली इंटीग्रेशन का एक रूल है। अब सवाल है इंटीग्रेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन कहते हैं जो है सम अप करना, ऐड करना, यानी कि आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हो उनको इकट्ठा कर लेना, वो इंटीग्रेशन कहलाती है। अब ये होता है कि हमारे पास यहाँ नीचे एक फ़िगर आप देख रहे हैं। इस फिगर के अंदर अगर गौर से देखें ना तो बहुत सारे ये लाइनें लगी हैं एक से लेके एन तक। याद रखिएगा कि आपसे को कहता है कि इसको कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, कि इस कर्व के नीचे जो टेढ़ी सी कर्व लगी है इसके नीचे एरिया निकालें। तो आप क्या करेंगे कि एरिया निकालने के लिए छोटे छोटे इसके पार्ट बना लेंगे। अच्छा, छोटे पार्ट क्यों बनाते हैं, सवाल ये होता है कि छोटे पार्ट क्यों बनाते हैं और कितने बनाते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है एन स्ट्रिप। एन स्ट्रिप मीन के इसके एन पार्ट बना लिए। n+1 वर्टिकल्स जो है ना लाइनें लगी हुई हैं, जो खड़ी लाइनें हैं ना ये n+1 होंगी। अगर सपोज़ आपके पास ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स जो बने हुए हैं अगर 10 हैं तो आपकी लाइनें 11 होंगी। अगर आपके पास ये 15 हैं तो लाइनें 16 होंगी, 16 होंगी। तो अब इससे समझ लगी कि जो लाइनें होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये हमेशा एक ज़्यादा होती है जितने वो स्ट्रिप होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये स्ट्रिप क्यों बनाए हैं और इनका क्या मकसद है। असल में हमने चूँकि इस कर्व के अंडर एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है लेंथ इंटू विड्थ कर दें तो टोटल एरिया निकल आता है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। अब यहाँ पे जो लंबाई है वो ए बी है, लंबाई ए बी है, लेकिन जो हाइट है वो डिस्टर्ब हो रही है। कहीं पे हाइट ज़्यादा है और कहीं पे हाइट कम है। इसलिए अगर हम डायरेक्ट ए बी को उसकी हाइट जो कि y1 तक है या कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का आंसर गलत निकलेगा। तो इसका आंसर ज़्यादा सही करने का तरीका ये है कि हम इसके छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं। अब जब पार्ट बनाएंगे तो जैसे ए से बी तक के बजाय उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में, पहला जो है ना उसकी जो नंबर 1 है उसकी मोटाई को सपोज़ हमने कह दिया डेल्टा एक्स कह दिया, डेल्टा x1। दूसरे जो 2 लिखा हुआ उसको हमने डेल्टा x2 कह दिया, उसकी जो x एक्सिस वाली चौड़ाई है। तो जो ऊंचाई है ना उसको हमने पहले को y1 कह दिया, दूसरे को y2, इस तरह y3 ये कह दिया। अब सवाल पैदा होता है कि आप कैसे, फिर आप बस लेंथ इंटू विड्थ करते रहते हैं, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, तो छोटे छोटे पार्ट का एरिया निकाल के बाद में इनको जमा कर लेते हैं तो टोटल एरिया निकल आता है। अब सवाल पैदा होता है क्या ये जो टोटल एरिया निकलता है ये सही होता है? नहीं, ये भी सही नहीं होता। लेकिन जो पहले टोटल लंबाई ज़रबे चौड़ाई करके निकाल रहे थे उससे काफ़ी बेटर आएगा। ये जैसे पहले अगर ओरिजिनल आंसर इस सवाल का एग्जैक्ट इंटीग्रेशन वाले तरीके से हल करें जो एफएससी में हमने पढ़ी है, तो फिर तो इसका जो आंसर आएगा वो सपोज़ 10 आ रहा है, तो इस तरीके से निकालने से शायद 9 आए या 11 आ जाए। उससे कम भी आ सकता है, उससे ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अगर आप ये छोटे पार्ट बना के ना हल करें तो वो इतना ज़्यादा एरर देगा, शायद आपका आंसर 15 आ जाए या 5 आ जाए। तो इससे क्या होता है कि ये जो स्ट्रिप होते हैं, ये जो हमने लाइनें लगाई हैं, इनकी तादाद को जितना ज़्यादा बढ़ा दें उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि एरिया निकालने का ये हमारे पास एक तरीक़ाकार है। तो ये जो तरीक़ाकार है जिसको हम अपना रहे हैं उसके लिए एक फार्मूला है जो कि हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप कितनी है, आपके जो विड्थ की चौड़ाई कितनी है वो है b-a डिवाइड बाई n। अच्छा, b-a डिवाइड बाई n का फार्मूला ये बताता है कि अगर सपोज़ आपकी b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है तो 2 - 1 डिवाइड बाई n। n आप कितना ले रहे हैं, जितना आपका दिल करे, 5 लें, 10 लें, 20 लें, जितना बड़ा n लेंगे उतना ज़्यादा सही आंसर आएगा। अब सवाल पैदा होता है हम कितना बड़ा आंसर ले सकते हैं n की जगह। तो याद रखें कि हम n की जगह बड़ी से बड़ी कीमत जो ऐसी लेते हैं, अगर हम मैन्युअली हाथ से हल करें तो थोड़ी कम ही लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जब हमें नहीं लेते, ये n की वैल्यू जो है ना ज़्यादा नहीं लेते, ज़्यादा लेना चाहें तो फिर हम कंप्यूटर से सवाल को हल करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा वैल्यू को भी हल कर देता है। तो ये है कि ये जितना ज़्यादा लेते हैं उतना एक्यूरेट आंसर आता है।
अब नीचे जाएं, अब हम आते हैं असल फार्मूले की तरफ। ये है नीचे फार्मूला, ये है लिखा हुआ है, ये इसको गौर से देखें, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। ये जो सवाल दिया है ना a टू b f ऑफ x dx, इस सवाल को हल करना है। अब आप करेंगे क्या, ये फार्मूला है, आप लिखेंगे b माइनस ए डिवाइड बाई एन, b की कीमत दी होगी, a की दी होगी, और ये फार्मूला आपने इसे याद कर लेना है। अब ये फार्मूला कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला, जो मर्ज़ी लगाएं, ऊपर वाला लगाएं नीचे वाला, दोनों एक ही हैं। तो नीचे जो है ना वो जनरल तरीके से लिखा है वो बेटर है कि आपने लिख दिया 1/2 y1 प्लस वाई एन प्लस 1, इसके साथ 1/2 लिख लिया, और बाकी तमाम वैल्यू के साथ आपने क्या कर लिया, विदाउट 1/2 आपने वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो ये जो फार्मूला है ना, ये है ट्रिपेज़ियडल रूल। अब आपके क्वेश्चन शुरू हुए, भाई इसमें b कहाँ से आएगा, गिवन होगा जो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट दी होगी उसको b कहते हैं, जो लोअर लिमिट है वो a होगी। n क्या है जी, n हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जितना मर्ज़ी लेना चाहें, अगर हमें पेपर में दिया हुआ है तो हम उतना लेते हैं। अच्छा, n का फ़ायदा क्या होता है, n का हम जितना ज़्यादा n लेते हैं उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। फिर n को कम लेंगे तो क्या नुकसान है आपको समझ आ गई, क्योंकि हमारे जो आंसर हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं आएंगे। और इसके बाद जो है ना अगली जो चीज़ें दी हैं 1/2, ये तो जस्ट फार्मूला है। y1 मीन कि जो पहला स्ट्रिप है ना उसकी ऊंचाई कितनी है। ये जो y1 है ना, जो आपने स्ट्रिप बनाए हुए हैं ना बहुत सारे वो छोटे छोटे पीस, तो उनकी हाइट भी है और चौड़ाई भी है। याद रखना कि जो चौड़ाई है वो तो फिक्स है, वो इक्वल एक जितनी ली हुई है, लेकिन जो उसकी ऊंचाई है ना, हर स्ट्रिप की दो ऊंचाइयाँ हो सकती हैं। नंबर एक वो वाली ऊंचाई जो मतलब एक साइड वाली हो, और या फिर दूसरे वाली। इसलिए अब आप कौन सी वाली ऊंचाई लेते हैं, जो मर्ज़ी ले लें। अगर ऊंची वाली ले रहे हैं तो सारी ऊंची वाली ले लें। मतलब यहाँ फिगर में देखें तो आपको लगेगा जैसे y1 सबसे ऊंचा है, y2 उससे छोटा है। अब आपको स्ट्रिप नंबर 1 की अगर एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, y1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स करेंगे, y1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स करेंगे। फिर जब 2 की निकालेंगे तो y2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स मीन वो जो नीचे होगा ना b माइनस ए डिवाइड बाई एन वाला, वो है इसकी चौड़ाई जो है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। नीचे ये एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन हल है। अब आपको जैसे ये सवाल दिया हुआ है, जैसे ये देखें एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ गया कि 0 से लेके 2π/5 tan x dx की को हल करें। अब इसके ऊपर ट्रिपेज़ियडल रूल लगाना है। तो ट्रिपेज़ियडल रूल लगाने के लिए सबसे पहले y1 निकालेंगे। y1 क्या लिया हमने, y1 0 ले लिया, फिर π/10 ले लिया, फिर 2π/10, 3π/10, इस तरह y4 y5 तक निकाल लिए। अब ये निकालने के बाद ये भी y निकले हैं, याद रखना y हैं ये भी। अच्छा, y निकलने के बाद अब आपने ये कीमतें जो है ना आपस में उस फार्मूले में पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखें, ये 3 to 8 x² dx। इस क्वेश्चन में देखें तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू 8, f ऑफ x की वैल्यू x² है। अब आपको क्या चाहिए y1 कैसे निकालोगे। अब आप सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ हमने 3 ली है, चूँकि सबसे कम 3 है, 3 ली, फिर उसमें अपना वो ऐड करते गए, 8 तक जाना है ना, तो जितना ऐड करना, जितना वो n से डिवाइड करके, तो इसने 1 लिया हुआ है, ये लिया। अब इस तरीके से जब हमें मिल गया तो फिर हम क्या निकाल लेते हैं y1 y2 y3। अच्छा, y1 y2 y3 कहाँ x की जगह उसकी कीमतें पुट की हैं, तो ये निकला है। होप्स हो के ट्रिपेज़ियडल रूल को जो है ना, मेरा जो बेसिक पर्पज़ था ये वीडियो बनाने का, वो सिर्फ आपको ये बात समझाना था कि आपके पास पॉसिबल क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं ट्रिपेज़ियडल रूल से। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि ट्रिपेज़ियडल रूल जो है वो क्यों जो है ना ट्रिपेज़ियडल रूल इम्प्लीमेंट होता है। सवाल क्या है, क्यों करते हैं इसको यूज़। अगर एक्यूरेट इंटीग्रेशन हमें आती है तो क्यों करते हैं। असल में ये उन जगहों पे ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की, जहाँ पे एग्जैक्ट तरीके से सवाल हल नहीं होता। यहाँ पे चूँकि सवाल जो दिए हुए हैं इनको हम एग्जैक्ट तरीके से भी हल कर सकते हैं, FSC वाले तरीके से और डायरेक्ट इंटीग्रेशन से, लेकिन हम इन तरीक़ों को इसलिए सीख रहे होते हैं कि सम टाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं होते, तो इन दैट केस हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। तो आसान क्वेश्चनों पे इनको इसलिए लगा रहे होते हैं ताकि बच्चों को प्रैक्टिस हो, ताकि वो बाद में मुश्किल तरीक़ों पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो फिर भी कमेंट करें। अगर आपने इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कोई बात कहनी है तो वो भी करें। थैंक यू वेरी मच।